सुप्रभात छात्रों, आपका सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और बच्चों, हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र भाग का पाठ नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस पाठ के हम 2 वीडियोज पहले देख चुके हैं। जो अभ्यास के प्रश्न बाकी जो खास प्रश्न थे आज आपके लिए लेकर आया हूं, हम उनका अध्ययन करेंगे। आप गौर से देखेंगे तो समझने का कोशिश करें। मैंने मेन हेडिंग लिखे हैं, बाकी आपको मौखिक रूप से बता दिया जाएगा। और जब हम पाठ को हमने 3-4 दिन में पूरा किया तो उस समय आपको इसको अच्छी तरह से समझा दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के हैं, लोगों को नियोजित करता है, ये लोग कौन है? हम जो पार्ट नंबर 3 में जो पहला प्रश्न लेकर हैं वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेवा क्षेत्र में नियोजित करता है। भारत में सेवा क्षेत्र के लोग नियोजित करता है। तो इसमें कौन से लोग हैं? भारत सेवा क्षेत्र में कौन से लोग आते हैं? तो नंबर 1 संगठित लोग, नंबर 2 असंगठित लोग। संगठित लोग वो होते हैं जिनकी प्रॉपर रोजगार होता है, रेगुलर रोजगार होता है, नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर जाते हैं, जिनका टाइम टेबल है समय का, निश्चित वेतन है समय का, निश्चित काम के घंटे हैं, जिनके सरकारी नियंत्रण में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था के नियंत्रण में है, जिनका कोई सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, उसको हम संगठित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग जो सेवा है, सेवा में संगठित जो इस प्रकार के आते हैं जिनका निश्चित टाइम टेबल, निश्चित वेतन, निश्चित काम के घंटे, निश्चित समय सारणी है और जिनका एक सिस्टमेटिक ढंग से है, और साथ साथ में सवेतन अवकाश भी इसमें शामिल है और रेगुलर नियमित रूप से रोजगार है। उन लोगों को बिना खास रीजन के नहीं हटाया जा सकता, उन लोगों को हम संगठित लोगों में गिनते हैं, उनको सेवा क्षेत्र के संगठित लोगों में लेते हैं। दूसरा, सेवा क्षेत्र के असंगठित लोग भी होते हैं जिनका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, कोई निश्चित वेतन नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, कोई सारणी नहीं है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और सवेतन भी नहीं, अवकाश भी नहीं होता, उनको हम असंगठित में लेते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थिति की तुलना करें। सबसे पहले हम इसी प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है, ये प्रकृति की बात करते हैं। नंबर 1 में रोजगार की प्रकृति। जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो संगठित लोग होते हैं, उनका रोजगार नियमित होता है, रेगुलर होता है, सवेतन उनको तनख्वाह मिलती है, वे रोजगार उनका लगभग सुरक्षित होता है, बिना खास बड़े रीजन के उनको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, उनको उस काम से नहीं निकाला जा सकता काम, और इनकी प्रकृति है वो नियमित रूप की है। जबकि असंगठित लोग, उनको कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है और कभी भी इन लोगों के लिए कोई गारंटी, सेवा की कोई गारंटी नहीं है। और जिस प्रकार के लोग होते हैं उनके कोई समय सारणी नहीं है उनके काम की, किसी समय कभी ज्यादा काम कभी कम, तो कभी रोजगार इसी प्रकार की आय भी अनियमित होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। नंबर 2 जो अंतर है वो है सेवा की शर्तें। सेवा की शर्तें होते हैं, इसमें जो संगठित क्षेत्र होता है इसमें सेवा के पहले दिया जाता है कि परमानेंट है, टेम्परेरी है, और ये सेवा की शर्तें हैं कि इतने से इतने बजे तक काम करेगा और इतने से इतना वेतन पाएगा, और ये इसके निश्चित, यानी कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी इसकी निश्चित होती है पहले ऑलरेडी, और सवेतन अधिकार पाएगा। लेकिन जो इसकी है असंगठित क्षेत्र में कोई सेवा शर्त नहीं होती, काम किया पैसे लिए, काम नहीं किया कोई पैसा नहीं, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, कोई अवकाश वेतन नहीं। नंबर 3 अवकाश नियम। अवकाश नियम की बात आती है तो इसमें महीने के हिसाब से या मासिक वेतन लेता है तो महीने का अवकाश, आकस्मिक अवकाश मिलता है, CL, मेडिकल लीव, दूसरी प्रकार की फैसिलिटियां भी दी जाती हैं, छुट्टियां मिलती हैं उसको। लेकिन यदि हम असंगठित की बात करें तो उसको संडे का या किसी भी प्रकार का कोई भी अवकाश नहीं मिलता, नहीं कोई मेडिकल अवकाश मिलता है, नहीं कोई और
किसी लीव वगैरह, एस लीव वगैरह, किसी प्रकार की कोई इनको छुट्टी नहीं दी जाती। जब भी काम किया, काम के बदले में पैसे ले लिए। इस प्रकार का इनका समय सारणी है, न इनका कोई समय सारणी है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं इन तीनों की, अवकाश के बारे में, सेवा शब्द के बारे में और रोजगार। ये तीनों के तीनों की परिस्थितियों में संगठित और असंगठित अलग अलग है। और आज की सरकार है वो इसीलिए असंगठित क्षेत्र की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि उनको गारंटीबद्ध रोजगार देने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग अपनी योग्यता को देखते हुए योग्यता से नीचे का काम ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसका हम अंग्रेजी में नरेगा के नाम से जानते हैं, के उद्देश्य लिखने हैं। यानी जो सरकार ने एक नियम चलाया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा, इसको किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था, उन उद्देश्यों की हम बात करते हैं। तो ये रोजगार सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर के चलाया गया। सबसे पहला उद्देश्य है सक्षम व आवश्यकता वाले लोगों को रोजगार देना। इस जो नियम है हमारा नरेगा, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यह है कि सभी जो लोग काम कर सकते हैं और बेरोजगार हैं और जिनको जरूरत है, उन लोगों को काम दे दे, ताकि वो लोग खाली ना रहे और उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। नंबर 2, 100 दिन की गारंटी। इस अधिनियम का ये मतलब था कि जिन लोगों को यदि 100 दिन का कम से कम रोजगार दिया जाए, ताकि उनकी आजीविका चलती रहे, उनके लाइफ जो जीवन है वो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को जो काम करने के, जो ये लोग सक्षम और आवश्यकता वाले लोग हैं, इनको 100 दिन का कम से कम काम दिया जाए। यदि गवर्नमेंट सरकार 100 दिन का काम देने में असफल होती है तो इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस प्रकार के मेन उद्देश्य था नरेगा का कि इस उद्देश्य को लेकर बनाई गई, ताकि लोगों को काम धंधा मिलता रहे। नंबर 3, भविष्य में उत्पादन बढ़ाना। ये भी एक इसका उद्देश्य था कि जो लोग नरेगा में आए वो लोग इसको इस प्रकार के काम करवाए जाए उत्पादित, ताकि उनके काम से भविष्य में उत्पादन भी बढ़े और इन लोगों को रोजगार भी मिले, एक पंथ दो काज हो जाए। तो सरकार का मेन मकसद, मेन उद्देश्य नरेगा चलाने का एक तो था सक्षम और आवश्यकता वाले लोगों को काम देना, दूसरा 100 दिन का काम देना, कम से कम 100 दिन का काम देना, ताकि वे भूखमरी से लोगों को, गरीब लोगों को बचाया जा सके। और तीसरा था कि जो लोगों से काम लिया जाए वो काम भविष्य में उत्पादन में भी बढ़ाए, हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी बढ़ोतरी हो। इस उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2000 पास किया गया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बारे में लिखो। सार्वजनिक, जैसे कि नाम है सार्वजनिक सबका, सार्वजनिक जैसे बच्चों आप लोगों को पता है, आप पार्क में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटल में कैसे गए होंगे, ये सारी की सारी चीजें सार्वजनिक है। सार्वजनिक क्योंकि ये किसी विशेष आदमी की नहीं है, बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में है और ये सरकारी है। इसका हर आदमी को इसका अधिकार, हर आदमी का इस पर अधिकार है, हर आदमी इसका फायदा ले सकता है। जैसे आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल देखा हो, पार्क देखा हो, तो वहां आपका अमीर गरीब के बारे में कोई नहीं पूछा जाता। सभी जातियां, सभी धर्म, सभी लिंग, सभी प्रकार के आदमी वहां पर प्रवेश पा सकते हैं और उस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वे क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं और सबके लिए खुले होते हैं, सबके लिए ओपन होते हैं, सभी उन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। जबकि निजी क्षेत्र की बात करें, निजी क्षेत्र में किसी एक विशेष आदमी या विशेष संस्था का अपना अधिकार होता है, इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसमें खुद आदमी का स्वामित्व होता है। यदि हम इसकी सरकारी नियंत्रण में अधिनियम की बात करें तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्क है, हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है और सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, सरकारी नहरें, इस प्रकार के जो भी काम है सारे के सारे, डाक, ये सारे साथ सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में जैसे आइडिया है, रिलायंस है, हिंदुस्तान पेट्रोल है और अनेक प्रकार के स्वामित्व जो जिसका अपना काम धंधा है,
उन सभी को हम निजी स्वामित्व वाले क्षेत्र में काउंट करेंगे, गिनेंगे को। इसके बाद है निजी क्षेत्र के बहुत सारे उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न नंबर 5 है देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे सहयोग करता है। तो देखिए छात्रों, देश में सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा महत्व है। निजी क्षेत्र का तो है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा महत्व है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना काम चला सके, अपनी संस्था चला सके, निजी क्षेत्र में पैसा लगा सके। तो जहां बहुत बड़े क्षेत्र की बात हो जाती है, बहुत बड़े काम चलाने की बात हो जाती है, वहां किसी विशेष आदमी की इतनी औकात नहीं होती कि वो चलाए, लेकिन सरकार बहुत बड़ा निवेश करके बहुत बड़े क्षेत्र को संभाल सकती है। एग्जाम्पल के लिए रेल किसी एक विशेष व्यक्ति की बस की बात नहीं थी, लेकिन सरकार ने अपने हाथों में कब्जे में लिया इस महकमे को, और पूरे की पूरे रेल विभाग को सरकार चला रही है। तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। सरकार है वो पब्लिक की होती है, सारे लोगों की, मिलीजुली लोगों की होती है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें लोगों को रोजगार भी बहुत से मिलता है, निश्चित रोजगार मिलता है लोगों को, और जो गरीब जनता तक सार्वजनिक क्षेत्र का फायदा पहुंच सकता है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य, मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और वो गरीब जनता का कल्याण नहीं कर सकता। सार्वजनिक क्षेत्र देश के विकास में विशेष सहयोग दे सकता है, क्योंकि जो गरीब पब्लिक होती है उनको साथ साथ लेकर के चलती है। अमीर, जबकि निजी क्षेत्र वो अमीर लोगों का है, अमीर लोग पैसा लगाते हैं, निजी क्षेत्र क्यों लगाते हैं? क्योंकि ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, लाभ मिले। लेकिन सरकार का काम लाभ के साथ साथ गरीब पब्लिक का भी पालन पोषण करना, गरीब पब्लिक को भी, जनता को, देश को भी साथ साथ लेकर चलना, क्योंकि यदि हम उनको नहीं ले चलेंगे तो हमारा देश का धारणीय विकास नहीं हो पाएगा। धारणीय विकास, सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम सभी लोगों को साथ मिलाकर चले। उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी विशेष भूमिका होती है, विशेष सहयोग करता है, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आम आदमी के लिए काम करता है, आम आदमी को सहयोग देता है। क्योंकि निजी क्षेत्र का मतलब ये है कि वो अपना लाभ लें, पैसे के लिए काम करें, और गरीब जनता के पास ऑलरेडी पहले पैसा नहीं होता। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा अपने गांव के क्षेत्र में राशन के डिपो होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, उनके स्वास्थ्य के रोजगार के लिए वो अपना कुछ खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके लिए राशन के डिपो बनाए होते हैं। उनके वहां सस्ते दरों पर राशन दिया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके, और इसके साथ साथ वे लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल है आदि सरकार के द्वारा खोले जाते हैं, ताकि सभी लोगों को देश के विकास के लिए सभी लोगों को साथ साथ मिला करके लेकर चले। इसमें जैसे कि देश के विकास के लिए जनता को उचित दर पर सार्वजनिक सुविधाएं उत्पन्न कराना, आम पब्लिक को, आम जनता को उचित दर पर सुविधाएं देना, हर प्रकार की सुविधा, चाहे पार्क की है, चाहे हॉस्पिटल की है, चाहे शिक्षा की है, किसी भी प्रकार की सुविधाएं हैं वह हर आदमी तक पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य रहता है। दूसरा, ये उपलब्ध करवा करके। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है असंगठित क्षेत्र को किस प्रकार के संरक्षण की जरूरत है, या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य की क्यों जरूरत है। स्टूडेंट्स, पहले तो ऐसे आप लोगों को पता है कि आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आज का युग में हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ता है। इसका रीजन क्या, कभी आपने सोचा? क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो संगठित क्षेत्र में आती है, उसका समय निश्चित तो होता है, चाहे वेतन अवकाश मिलता है, मेडिकल मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, शिक्षा भत्ते मिलते हैं, और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के भत्ते हैं। और इसके साथ जो दूसरे संगठित क्षेत्र है, प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्र, उनमें भी इस प्रकार के मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करें असंगठित क्षेत्र की, असंगठित क्षेत्र का मतलब है खुला काम। खुले काम वाले लोगों की ना तो मजदूरी फिक्स है, ना ही उनकी कोई वेतन अवकाश है, और ना ही उनको किसी प्रकार का अवकाश मिलता है, और ना उनकी कोई स्वास्थ्य से संबंधित किसी बात पर सुविधा दी जाती है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले बात करते हैं असंगठित क्षेत्र में मजदूरी। तो छात्रों, मजदूरी जैसे कि पता है कि आपको
चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो किसी अच्छी फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर प्रकार आदमी को निश्चित और बढ़िया वेतन, बढ़िया मजदूरी मिलती है। लेकिन जो एक मजदूरी की बात करें तो उसको 8 घंटे से काम करने का, जबकि हमारा 8 घंटे का काम होता है, उससे ज्यादा काम लेकर के भी उसको कम मजदूरी दी जाती है, उसको काम के अनुसार उसको मजदूरी नहीं दी जाती। और इसके साथ साथ मजदूरी के बारे में उनके साथ पक्षपात किया जाता है। इस चीज की जरूरत है आज देश को कि मजदूरी फिक्स की जाए और उसके कठोर सख्त नियम बनाए जाए, ताकि इन जो गरीब पब्लिक है उनका शोषण होने से बचा जाए, शिक्षित लोगों को शोषण से बचाया जा सके। नंबर 2 बात करते हैं सुरक्षा की। जो मजदूर लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं, संगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनका कोई सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं है, कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की जो नियोक्ता होता है किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेता है। आया, काम किया, पैसा लिया और चला गया, काम आया, नहीं आया तो कोई पैसा नहीं, कोई अवकाश नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है कि हम इतने दिन आपको रोजगार देंगे, 10 दिन का महीने के लिए काम लगा लिया और फिर बाद में 10 दिन के बाद उसको हटा भी दिया जाता है। कोई गारंटी बिना रीजन के नियोक्ता उसको हटा सकता है। इसके बाद हम स्वास्थ्य बात करते हैं, स्वास्थ्य की। जो हमारे संगठित क्षेत्र के लोग होते हैं उनके लिए सरकार या कंपनी वगैरह जहां भी वो सर्विस करता है संगठित क्षेत्र में, उसको स्वास्थ्य की फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जाती है, उसको स्वास्थ्य की गारंटी दी जाती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि आदमी कौन हो, सिर्फ और सिर्फ उसे काम चाहिए। स्वास्थ्य गिर रहा है, मर रहा है, छोटा बच्चा है, 14 साल से कम बच्चे का आया, जिस सरकार के नियम के मुताबिक हम उसको काम नहीं ले सकते बाल संरक्षण के दिन। लेकिन बहुत जगह पर हमें वास्तविक जीवन में देखने में आता है कि उनके साथ भी काम दिया जाता है, उसका स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है कोई ध्यान नहीं देता। खदानों में जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनसे तो बड़ा अन्याय होता है। तो उनको आज जरूरत है कि स्वास्थ्य की गारंटी दी जाए, उनके जो सेवा है उस सेवा की सुरक्षा की जाए, उनके नौकरी की सुरक्षा हो, उनकी मजदूरी फिक्स हो। तो इस प्रकार की आज जरूरत है, क्योंकि जो आज का युग है वो प्राइवेट का युग है, उसमें शायद कुछ प्राइवेट हो रहा है। तो उस प्राइवेट में ऐसे नियम सरकार को बनाने चाहिए ताकि उनका पालन करे और इन सब का संरक्षण हो, इन सब का बचाव किया जा सके, ताकि जनता का शोषण होने से बच सके। और नियम भी ठोस लागू किए जाने चाहिए ताकि दृढ़ता से उनका पालन किया जा सके। तो छात्रों, आज की कक्षा में इतना ही काफी, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 जो मुख्य क्वेश्चन थे वे समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बता भी दिया था और आपको दोबारा से पाठ की रीडिंग करनी है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।